आज की हॉरर स्टोरी आम कहानी नहीं, बल्कि इंतहाई खतरनाक और रूह को लर्जाने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि इस किस्से को सुनने के बाद आप बत्ती बुझाकर सोने से डरोगे। मैं तैयार हूँ, मगर पता नहीं कि आप तैयार हो या नहीं। इस रात की सन्नाटे, ये ठंडी हवा और ये खामोश दीवारें शायद आज आपको भी कुछ सुनाएं। चलें, आज की इस डरावनी स्टोरी पर रिएक्ट शुरू करते हैं। मेरी मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। आखिर वह कौन सा गुनाह था? वह लड़की ऐसा क्या गलती कर बैठी थी कि उस नागिन ने उसके साथ इतना भयानक सलूक कर दिया? ये जानने के लिए कहानी को पूरा देखिए। मूसलाधार बारिश उस शाम गांव पर ऐसे बरस रही थी जैसे आसमान में कोई पुराना जख्म अचानक से फट गया हो और बादल अपना सारा दर्द जमीन पर उंडेल देना चाहते हों। कच्ची गलियों में कीचड़ घुल चुका था, रास्तों पर एक अजीब सी ठंड फैल चुकी थी और हर घर के ऊपर टीन की छतें इस कदर शोर मचा रही थीं कि ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव किसी भूखे दानव की धमकियों में कांप रहा हो। हवा तेज थी और इंसानों की हलचल लगभग खत्म हो चुकी थी। लोग जल्दी जल्दी घरों में घुस चुके थे, दरवाजे बंद हो चुके थे और चारों तरफ बस बारिश की आवाज थी जो किसी रोती हुई आत्मा की तरह लंबी खींचती जा रही थी। इसी गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जहां 15 साल की एक मासूम सी लड़की रहती थी जिसका नाम था अनाया। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान होती थी, लेकिन आज बारिश ने उसके छोटे कदमों को डर और जल्दबाजी से भर दिया था। वह अपने घर की तरफ भाग रही थी, दुपट्टा सिर पर खींचे हुए और हल्की हल्की सांसें भरते हुए जैसे ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच गई हो। वह अक्सर शाम के समय बाहर खेलती थी, लेकिन आज उसे लगा कि वो थोड़ा लेट हो गई है और मां गुस्सा करेगी। कच्चे रास्ते पर दौड़ते हुए अचानक उसकी नजर दाईं तरफ पड़ी जहां कीचड़ से भरा एक छोटा सा गड्ढा था और उसके पास कुछ हल्का सा हिल रहा था। बारिश ने उसकी रफ्तार रोकी और डर के बावजूद वह रुक गई। पानी की बूंदें इतनी तेज थीं कि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जैसे ही उसने झुककर पास देखा, उसकी रूह हल्की सी कांप गई। कीचड़ में एक छोटा सा काला सुनहरा सांप पड़ा हुआ था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, उसका पतला सा शरीर ठंड से अकड़ा हुआ था और उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद पड़ रही थीं। वह किसी नवजात बच्चे की तरह कांप रहा था और हर कुछ सेकंड बाद अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश करता था, मानो मदद मांग रहा हो। अनाया का दिल जोर से धड़क उठा। वो डरती थी, मगर किसी तरह इस छोटे से जीव को इस हालत में देखकर उसके अंदर कुछ पिघल गया। उसने धीरे से अपना दुपट्टा फैलाया और बारिश से बचते हुए उस सांप को छूने की कोशिश की। पहले उसने अपनी उंगलियां पीछे खींच लीं क्योंकि उसे लगा वह दस लेगा, लेकिन फिर उसने अपने दिल की सुनी और धीरे से उस छोटे प्राणी को दुपट्टे के अंदर उठा लिया। सांप बहुत हल्का था, इतना हल्का कि लगता था जैसे उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची। अनाया ने अपनी छाती के पास दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया और तेजी से घर की तरफ भागने लगी। बारिश और तेज हो चुकी थी और हवा उसके भीगे कपड़ों में चुभ रही थी, लेकिन उसके कदम अब डर से नहीं बल्कि किसी अजीब सी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। उसे लग रहा था कि इस छोटे से सांप की जान सिर्फ उसी पर टिकी है। घर पहुंचते ही उसने हांफते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर से तुरंत आवाज आई, कौन है? फिर मां ने दरवाजा खोला और उसे भीगा हुआ देखकर पहले ही नाराज हो गई, लेकिन यह गुस्सा कुछ ही सेकंड में हैरत में बदल गया जब उसने देखा कि अनाया अपने दुपट्टे को ऐसे पकड़ रही है जैसे उसमें कोई खजाना छिपा हो। ये क्या पकड़ रखा है तूने? मां ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। अनाया ने बिना कुछ सोचे दुपट्टा हल्का सा खोला और अंदर का छोटा सांप दिखा दिया। अगले ही पल मां की चीख पूरे घर में गूंजी, पागल हो गई है क्या? ये सांप लेकर आई है तू? हट, इसे दूर फेंक अभी। इसी समय अनाया पीछे हट गई और अपनी हथेलियों को और कसकर दुपट्टे के चारों तरफ लपेट लिया, जैसे मां उसे उससे छीन लेगी। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि दया थी। वो रो पड़ी, अम्मी ये मर जाएगा, बहुत ठंड है इसे, मैंने बचाया है। मां का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने झटपट दुपट्टा पकड़कर जोर से झटका दिया और सांप जमीन पर जाकर कीचड़ से भरी दहलीज पर गिर पड़ा। घर के अंदर ये चीजें नहीं आएंगी, समझी? सांप शुभ नहीं अशुभ होते हैं, ये काट भी सकते हैं। औरत जात को खास तौर पर बहुत नुकसान देते हैं। बाहर फेंक दे इसे। लेकिन अनाया उससे पहले कुछ करती
माँ ने एक लकड़ी उठाई और डर डर कर उस छोटे सांप को थोड़ा धकेलते हुए घर से बाहर की तरफ सरका दिया। अनाया चिल्लाई, नहीं अम्मी, मत कीजिए, इसे दर्द हो रहा है, ये बहुत छोटा है। मगर माँ नहीं रुकी। वह लकड़ी से सांप को दहलीज से बाहर कर आई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जैसे कोई भयंकर चीज को भीतर आने से रोका जा रहा हो। अनाया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके कपड़े भीगे हुए थे, हाथ छोटे छोटे कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी टीस थी। उसे लग रहा था जैसे उसने किसी मासूम के साथ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। माँ ने उसे उठाया, कपड़े बदलाए और डांटते हुए कहा, बारिश में बाहर मत जाया कर, और याद रख, सांप जैसे जीव हमारे दोस्त नहीं होते, दूर रहा कर उनसे, समझी? अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही काला सुनहरा छोटा सांप आ रहा था, जिसकी आखिरी बार उसने झिलमिलाती आंखें देखी थी। रात हो चुकी थी, बिजली आसमान में चमक रही थी और टीन की छत पर बारिश की आवाज पहले से ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। अनाया अपने पुराने से बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप अभी भी उसी के दुपट्टे में है और ठंड से कांप रहा है। उसके अंदर अपराध बोध गहराता जा रहा था। घड़ी ने शायद रात के 12 बजाए होंगे जब उसे अचानक घर के बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई चीख नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जैसे किसी ने बेहद दर्द में कोई लंबी सांस छोड़ी हो। वह उठकर बैठ गई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। उसने धीरे से खिड़की की तरफ देखा तो बाहर का दृश्य देखकर उसके शरीर में एक कंपी दौड़ गई। दूर, बहुत दूर, गांव की सीमा से बाहर, जंगल की ओर, किसी ऊंचे पत्थर पर एक साया दिखाई दे रहा था, लंबा, पतला और लहराता हुआ। बारिश की बूंदें उसकी आकृति को धुंधला बना रही थीं, लेकिन वह साया बार बार जमीन की ओर झुककर कुछ ढूंढने जैसा कर रहा था। फिर एक पल में उसने अपना सर आकाश की ओर उठाया और एक भयानक चीख निकाली। वह चीख इंसानी नहीं थी, वह जानवर की भी नहीं थी, वह कुछ और ही थी। वह चीख बरसते बादलों के बीच फटकर गूंजी, मेरे बच्चे को किसने छुआ? अनाया का दिल जैसे रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह खिड़की के किनारे से पीछे हट गई। इतने में वह आकृति जंगल के अंधेरे में गायब हो गई, लेकिन उसकी गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। अनाया ने खुद को चादर में लपेट लिया, लेकिन नींद उसे बिल्कुल नहीं आई। रात भर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके घर के आसपास घूम रहा हो, जैसे कोई उसकी खिड़की पर रुककर उसे देख रहा हो, जैसे किसी की लंबी फिसलती हुई परछाई दीवारों पर सरक रही हो। उसकी आंखें खुद से बंद नहीं हुई। दिल में एक ही सवाल जल रहा था, क्या वो चीख उसी छोटे सांप की मां की थी? और अगर हां, तो क्या वह अब भी उसके घर के आसपास है? रात कब खत्म हुई और सुबह कब हुई, अनाया को कोई अंदाजा नहीं था। उसकी आंखें तो खुली ही थीं, मगर नींद जैसे उस कमरे में आई ही नहीं थी। सूरज की हल्की सी रोशनी खिड़की की दरारों से अंदर आई और कमरे में बिखरी, लेकिन इस रोशनी का कोई असर उसके डर पर नहीं हुआ। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, माथे पर ठंडा पसीना था और दिल में एक गहरा बोझ। वह बार बार उसी परछाई को याद कर रही थी जो रात जंगल के उस ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी और जो किसी मां की तरह चीख रही थी, जैसे उसने सच में अपना बच्चा खो दिया हो। हालांकि वह जानती थी कि वह सिर्फ एक सांप था, मगर मातृत्व का दर्द इंसान और जानवर में फर्क नहीं करता। यह बात उसके छोटे से दिल में कहीं गहराई से उतर चुकी थी। मां बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी गांव की तरफ से लोगों की आवाजें आने लगी। लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे और कुछ की आवाजें तो इतनी घबराई हुई थीं कि साफ पता चल रहा था कि गांव में कुछ गड़बड़ है। मां चौंकी और अनाया से बोली, बाहर रुकना, मैं देख कर आती हूं। पर अनाया खुद को रोक नहीं पाई। वह चुपचाप मां के पीछे पीछे चल दी और जैसे ही वह दोनों गली में पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव की हर सड़क पर, हर घर के बाहर, हर खिड़की पर और कई घरों की छतों पर भी सैकड़ों सांप चुपचाप लिपटे हुए थे। कुछ दरवाजों पर गोल घूम रहे थे, कुछ किवाड़ों की दरारों में अटके थे, कुछ खिड़कियों को ऐसे पकड़कर बैठे थे जैसे वहां से हटने का नाम ही नहीं लेंगे, और कुछ ने तो मिट्टी के बर्तनों और पुराने मटकों को अपने शरीर से कसकर जकड़ रखा था। लोग दरवाजे खोलने से डर रहे थे और जो बाहर थे वे भीतर भाग रहे थे। कुछ बच्चे रो रहे थे और बुजुर्ग दहशत में चुप खड़े थे। गांव में हलचल मच गई थी और ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी, जिससे सांप और भी फिसलते हुए लग रहे थे और यह दृश्य और डरावना हो रहा था। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला,
मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बात आज तक नहीं देखी। ये कोई आम बात नहीं, ये जरूर किसी का गुस्सा है। दूसरा बोला, भगवान की मार है या किसी तंत्र विद्या की। ये सांप किसी इशारे पर आए हैं, ऐसे अपने आप नहीं आते। लेकिन तभी एक औरत चीख पड़ी, अरे इन सांपों को देखो, ये हमला भी नहीं कर रहे, बस बैठे हैं जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों, किसी के बुलावे पर हों। अनाया की सांस अटक गई। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे धीरे से पीछे किया। मां के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही किस्म की कठोरता भी थी। शायद उसे शक हो चुका था कि कहीं ये सब कल रात वाली हरकत की सजा तो नहीं। गांव के चौधरी ने सबको इकट्ठा किया और बोला, अभी घरों में जाओ, दरवाजे बंद करो, कोई बाहर ना निकले। ये बहुत बड़ा अपशकुन है। जब तक कोई उपाय नहीं मिलता, किसी को बाहर नहीं रहना चाहिए। लोग धीरे धीरे अपने घरों में जाने लगे, मगर अनाया का दिल धड़क रहा था। उसे लग रहा था ये सिर्फ सांप नहीं थे, बल्कि किसी की नजरें थीं जो गांव को खामोश बैठी देख रही थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई कुछ पूछना चाहता हो। उसी समय चौधरी के घर की छत पर बैठा एक बड़ा काला सा सांप अचानक फुफकारा और पूरा गांव सहम गया। और फिर एक भारी सी खामोश आवाज कहीं से आई, मानो वो आवाज हवा में तैर रही हो, गुस्से से भरी हुई, खौफ से चिंगारियां फेंकती हुई। बच्चा दो। लोगों का खून जम गया। और फिर वही आवाज और अधिक गुस्से में, बच्चा दो, वरना गांव खून के आंसू रोएगा। ये बात कोई इंसान नहीं बोल रहा था, ये सांपों के बीच से खुद हवा से आती लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी गांव को देख रही हो। मां ने अनाया को पकड़कर घर में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही मां ने गुस्से से पूछा, क्या किया था तूने कल रात? सच बता, कहीं तूने उस सांप को घर में नहीं लाया था? अनाया ने हिचकते हुए कहा, मैंने उसे बचाया था अम्मी, वो मर रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मां का चेहरा लाल हो गया। तू समझती नहीं, ऐसे जीव को घर में लाना अच्छा नहीं होता। हम औरत जात पर यह जल्दी बुरा असर डालते हैं। तूने बड़ा गुनाह किया है, शायद यही सब उसी की वजह से हो रहा है। अनाया रो पड़ी, अम्मी मैंने उसे नहीं मारा, मैं बचाना चाहती थी। मां ने मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। उसे यकीन होने लगा था कि गांव पर आई ये मुसीबत उसी रात से जुड़ी है। शाम होते होते सांप और भी बढ़ गए थे। खिड़कियों पर लिपटे उनके शरीर रोशनी में चमकते थे और ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया सांपों के कब्जे में चली गई हो। रात होते ही गांव पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में कैद थे, बच्चों की रुलाई दबाई जा रही थी और आग के दिए भी डर से बुझाए हुए थे। अनाया बिस्तर पर लेटी थी, पर उसकी आंखें सोने का नाम नहीं ले रही थीं। वह बार बार खिड़की की ओर देखती, जहां काली आकृतियां रेंगती जा रही थीं, और कभी कभी खिड़की के कांच के उस पार से दो चमकती आंखें उसे घूरती दिखाई देती। मां सो नहीं पा रही थी और बार बार आंगन में जाकर झांक रही थी। हर बार उसे वही चीज नजर आती, दरवाजे पर लिपटा हुआ एक बड़ा सांप जैसे पहरा दे रहा हो, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रात के करीब 2 बजे अचानक पूरा घर हिल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर जोर से प्रहार किया हो। मां और अनाया दोनों चीख पड़ी। वे दोनों दौड़कर बाहर कमरे में आईं और जैसे ही मां ने ऊपर देखा, उसकी सांस थम गई। छत पर एक विशाल आकृति खड़ी थी, पतली लंबी मानव जैसी, लेकिन पूरी इंसान नहीं। उसके बाल गीले थे और आंखें भयंकर चमक रही थीं। उसके शरीर के नीचे कई सांप लिपटे हुए थे, जैसे उसके कदमों को सहारा दे रहे हों। अनाया ने उसे देखते ही पहचान लिया। यही वही साया था जो रात जंगल में पत्थर पर खड़ा था। अब वह गांव में आ चुकी थी। उसने छत पर से झुककर पूरे गांव की ओर देखा और फिर एक आवाज गूंजी जो सीधे अनाया के सीने में धंस गई। मेरे बच्चे को किसने छुआ? मां ने डर से अनाया को पीछे धकेला, लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि वह आकृति उसके घर पर ही रुक चुकी थी और अब उसकी आंखें सीधे अनाया पर टिक गई थीं। और अगले ही पल उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने उसे छुआ था? अनाया की टांगें कांपने लगी। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और मां की आंखों में तबाही का साया उतर आया। पूरे गांव में सांप सरसराने लगे, जैसे वे सभी उसी एक जवाब का इंतजार कर रहे हों। उस पल गांव की हवा बिल्कुल रुक गई, जैसे सारी दुनिया अपनी सांसें रोककर खड़ी हो और सिर्फ उसी एक आवाज का इंतजार कर रही हो जिसने अभी अभी अनाया को उसकी नियति सुना दी थी। मां ने अनाया को अपने पीछे छुपा लिया, लेकिन नागिन की आंखें इतनी तेज चमक रही थीं कि ऐसा लगता था उसकी निगाहें मां के शरीर को आर पार देख रही हैं और सीधी अनाया की आत्मा तक पहुंच रही हैं। सांपों की सरसराहट बढ़ रही थी,
जैसे वे सभी एक साथ उसका नाम फुसफुसा रहे हों और हर खिड़की दरवाजे पर लिपटे सांप एक ही लय में हिल रहे थे। नागिन धीरे धीरे झुकी और उसकी लंबी गर्दन छत के किनारे से नीचे सरक आई। उसके चेहरे पर इंसानी आकार था, मगर आंखों में कुछ भी इंसानी नहीं था। वहां सिर्फ गुस्सा, दर्द और मातृत्व का उग्र रूप था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मेरे बच्चे को अपने हाथों में उठाया, तुमने मेरी छोटी जान को उसकी मां से दूर किया, तुमने उसके शरीर पर इंसानी छाया डाली। अनाया के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। उसकी सांस सीने में अटक गई। वह बोल भी नहीं पा रही थी। मां चीख पड़ी, अनाया ने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ एक बच्ची है, उसने दया की थी। नागिन की आंखें और लाल हो गईं। दया? इंसान दया के नाम पर सब कुछ छीन लेता है। वो रास्ता बदल देता है, वो किस्मत बदल देता है। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि कोई भी सुनकर कांप जाए। वह आगे बोली, मेरे बच्चे को इंसानी हाथों की गंध लग गई। वह अपनी मां की पहचान खोने लगा। वह काली रात में मुझे पुकार रहा था, पर उसकी पुकार इंसानी दुपट्टे में दब गई थी। मां ने तुरंत जवाब दिया, हमने उसे मारा नहीं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। नागिन गुस्से में दहाड़ उठी, तुम इंसान, तुम अपनी गलती को गलती कहने की हिम्मत रखते ही नहीं। मेरे बच्चे की सांसें तुम्हारी देहरी पर खत्म हो गईं। अनाया के चेहरे पर सुन्न खामोशी छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं उसे बचाना चाहती थी। नागिन की आंखें अचानक बदल गईं। उसमें कुछ पल के लिए गुस्से की जगह एक मां का दर्द उभर आया। वह बोली, अगर तू बचाना चाहती थी तो उसे अपने घर क्यों लाई? जंगल मां थी उसकी, धरती उसका पालना थी। तूने उसे अपनी दुनिया में खींचकर उसकी दुनिया छीन ली। अनाया रो पड़ी, माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। नागिन कुछ पल के लिए खामोश रही। बारिश की बूंदें अब भी उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह खुद रो रही हो। उसके गालों पर पानी और आंसू एक साथ बह रहे थे। वह अचानक सीधी खड़ी हो गई और उसकी आवाज फिर से खौफनाक हो उठी, अब इस गांव को मेरा बच्चा वापस चाहिए, चाहे उसकी जान लौटाकर या उसकी जगह कोई और देकर। मां घबरा गई, हमने कुछ भी नहीं लिया, हम क्या लौटाएं? नागिन ने अपनी उंगली जैसी पतली लंबी पूंछ अनाया की तरफ उठाई। वो मेरे बच्चे की आखिरी छाया है। उसके शरीर पर जो आखिरी सांस थी वो अनाया के हाथों पर पड़ी थी। ये लड़की अब मेरे बच्चे का हिस्सा बन चुकी है। मां चीख उठी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी को छोड़ दे। नागिन गरजी, अगर उसे नहीं दोगी तो पूरा गांव खून की नदियों में डूब जाएगा। हर घर में सांप जमे रहेंगे, हर रात एक जान जाएगी, जब तक इंसानी खून मेरे बच्चे की कमी पूरा ना कर दे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अनाया मेरे साथ चल। अनाया डर में जड़ हो गई। मां उसे कसकर पकड़कर बोली, इसकी तरफ मत देखना, अंदर चल, छिप जा। मां उसे पीछे खींच रही थी, लेकिन ठीक उसी समय घर के दरवाजे पर लिपटे हुए सांप तेजी से सरकते हुए घर के अंदर घुसने लगे। वे चारों तरफ फैल गए, खिड़कियां बंद होने लगीं, दीपक बुझ गए और हवा कमरे 3 में ठंडी पड़ गई। मां ने कांपते हुए कहा, तू हमसे क्या चाहती है? सच बोल। नागिन की आवाज भारी हो गई, मैं वही चाहती हूं जो हर मां चाहती है, अपना बच्चा। लेकिन जब वह मुझे वापस नहीं मिल सकता तो उसकी सांसें वापस चाहिए, उसकी आखिरी छाया वापस चाहिए। उसने अनाया की आंखों में सीधा देखा, मेरे बच्चे ने तेरे हाथों में दम तोड़ा, उसकी आखिरी गर्माहट तुझ में समा गई। अब या तो तू उसे लौटाने आएगी या मैं खुद लेने आऊंगी। अनाया ने कांपते हुए पूछा, कैसे लौटाऊं मैं उसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नागिन आधे मानव आधे सर्प रूप में नीचे उतरकर आंगन में खड़ी हो गई। उसके कदमों के साथ मिट्टी हिल रही थी। आंगन में छोटे सांप उसके शरीर पर चढ़ते उतरते जा रहे थे और उसकी सांसें फुफकार में बदल चुकी थी। तुझे जंगल में आना होगा, उसी काली चट्टान पर जहां मैंने अपने बच्चे को पुकारा था। जमीन तुझसे उसका हिस्सा ले लेगी, तभी गांव बचेगा। मां चिल्लाई, नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नागिन ने आंखें तरेरी, तो ठीक, आज की रात सिर्फ चेतावनी थी, कल से गांव की हर सुबह एक लाश के साथ शुरू होगी। इतना कहकर उसका शरीर हवा में धुंध की तरह फैलने लगा। सांप भी एक एक कर बाहर जाने लगे और कुछ ही सेकंड में पूरा घर वापस शांत हो गया। लेकिन वो शांति ऐसी थी जो तूफान आने से पहले मिलती है। मां घुटनों के बल गिर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ थरथरा रहे थे और उसकी आंखें सिर्फ एक ही बात कह रही थी, डर। अनाया उसके पास बैठ गई। अम्मी, अब क्या होगा? मां ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन उसकी आवाज टूटी हुई थी। मुझे नहीं पता,
मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बाहर से गांव का सन्नाटा सुनाई दे रहा था, लेकिन बीच बीच में सांपों की सरसराहट हवा में तैर जाती थी, जिससे लगता था जैसे पूरा गांव उनके कब्जे में है। रात धीरे धीरे बीतने लगी, पर नींद किसी से मिलने नहीं आई, न मां से, न अनाया से, न किसी और घर से। सुबह होते ही रिश्तेदार और कुछ गांव वाले उनके घर के बाहर जमा हो गए। किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की कि रात क्या हुआ, लेकिन सबके चेहरों पर डर की मोटी परत साफ दिख रही थी। फिर चौधरी आया। उसने मां से पूछा, क्या मांगी है उसने? मां चुप रही। उसकी आंखें फटी हुई थीं, लेकिन उसके होंठ सीले थे, जैसे वह सच्चाई किसी को बताने की हिम्मत न कर सके। चौधरी ने फिर पूछा, उसने किसका नाम लिया? मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथ से अनाया की ओर इशारा किया। चौधरी के पैरों तले जमीन खिसक गई और बाकी लोग पीछे हट गए, क्योंकि अब यह सिर्फ एक घर, एक की कहानी नहीं रही थी। यह पूरा गांव था जो एक बच्ची के फैसले पर खड़ा था। सन्नाटे को चीरते हुए चौधरी धीरे से बोला, अगर हम उसे जंगल नहीं ले गए तो नागिन पूरे गांव को खत्म कर देगी। मां चिल्लाई, मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं भेजूंगी, चाहे पूरा गांव जल जाए। लेकिन इसी बीच अनाया ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ में एक अजीब सा संकल्प भी। उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, अगर मेरी वजह से गांव मुश्किल में है तो मुझे जाना चाहिए। मां ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं तुझे मरने नहीं भेजूंगी, समझी? अनाया की आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक मजबूती थी जो किसी बच्चे में नहीं होनी चाहिए, मगर हालात ने उसे बड़ा बना दिया था। अम्मी, मैं मरने नहीं जाऊंगी, मैं अपना जवाब देने जाऊंगी। चौधरी उसकी ओर देखता रह गया, गांव वाले भी और मां भी। अनाया ने कहा, आज रात मैं जंगल जाऊंगी, उसी चट्टान पर। मां का दिल चीख उठा, लेकिन उसका हाथ अनाया की उंगलियों को थामे थामे कांप रहा था, जैसे वह जानती हो कि अब उसे अपनी बेटी को जाने से रोक भी नहीं सकती। और दूर जंगल की तरफ काली चट्टान पर एक परछाई फिर से दिखाई दी, जिसकी आंखें अनाया की दिशा में चमक रही थीं, जैसे वह इंतजार कर रही हो उस पल का जिसमें एक लड़की उसके मरे बच्चे की सांसें लौटाने को आएगी। रात की हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ जैसे एक साथ कांप उठे हों। वह काली परछाई हवा में चिढ़ती हुई लड़की के बिल्कुल सामने आकर रुक गई, उसके एकदम करीब, इतनी करीब कि लड़की उसकी सांसों की सीटी जैसी आवाज सुन सकती थी। वह चीख नहीं पाई, आवाज जैसे गले में फंस गई हो। उसकी टांगें पत्थर बन गईं। नागिन बिजली की गति से उसके और परछाई के बीच कूद कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें जलती हुई लाल हो गईं। जमीन पर एक तेज कंपन फैल गया, जैसे धरती उसके गुस्से से डर गई हो। परछाई ने एक लंबी खींची हुई हंसी छोड़ी। अंत में तुम मिल ही गई, आखिरी बचे हुए जहर की रक्षक। लड़की कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई राक्षस उसकी छाती को बाहर से मुक्के मार रहा हो। नागिन फुफकारते हुए बोली, तू ही था जिसने मेरे बच्चे को जख्मी किया, उसे छिपकर मारा और इंसानों पर इल्जाम लगाया ताकि मैं उन्हीं पर टूट पड़ूं। परछाई ने अपना चेहरा धीरे धीरे रोशनी में दिखाया। वह इंसान था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसकी आंखें सांप जैसी, त्वचा काली और पीछे से एक पतली लंबी पूंछ जमीन पर रेंगती हुई। वह इच्छाधारी स्पेरा था, लेकिन ऐसा जैसा कहानियों में नहीं मिलता। यह वह था जो इंसानों और सांपों दोनों से घृणा करता था, जिसका एक ही उद्देश्य था, नागिनों का पूरा वंश खत्म करना। उसकी आवाज गूंजी, मैंने तेरे बच्चे को इसलिए मारा क्योंकि वही आखिरी था। अगर वो बड़ा हो जाता तो मेरा मकसद अधूरा रह जाता। नागिन की आंखों से आंसू की बूंदें झर पड़ी, पर वे आंसू नहीं थे। वे तेज नीले झर की चमकती छोटी बूंदें थीं जो धरती को छूते ही धुआं छोड़ने लगी। उसकी चीख जंगल को फाड़ती चली गई। तूने मेरी आखिरी उम्मीद छीन ली। लड़की कांप रही थी। वह इससे पहले कभी ऐसा रोना नहीं सुनी थी। एक मां का रोना, एक जानवर का रोना, एक रूह का रोना। सपेरा हवा में उछलकर नागिन पर झपटा। दोनों टकराए और पेड़ों के बीच से एक बड़ा धमाका हुआ। पत्ते हवा में उड़ गए, जमीन गहरी दरारों में फट गई। परछाई अपनी फुंफकार से हवा को काटती थी, जबकि नागिन अपनी पूंछ से उसे झटके देती थी। सांप आसमान की ओर उठते और फिर नीचे गिरते, जैसे हालात पर रो रहे हों। लड़की डर कर एक पेड़ के पीछे छिप गई, लेकिन उसकी आंखें दोनों पर जमी थीं। उसे कुछ समझ आ रहा था। यह सिर्फ लड़ाई नहीं, ये एक मां की लड़ाई थी। सपेरा ने नागिन की गर्दन दबोच ली। उसके नाखून जहरीली नीली चमक से जगमगा रहे थे। तुम जैसे जहर फैलाने वाले धरती के लिए अभिशाप हो। आज तुम्हारा अंत है। नागिन छटपटाई, मगर सपेरा उसे जमीन पर दबाकर उसे कुछ फूंकने ही वाला था
कि अचानक लड़की दौड़कर बीच में कूद पड़ी। सपेरा दंग रह गया। हट, ये मेरी लड़ाई है, लड़की ने कांपती आवाज में कहा। यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये मेरी भी है, क्योंकि मैंने उसके बच्चे को देखा था, मैंने उसे पकड़ा था, मैंने उसकी आखिरी सांस महसूस की थी, और मैं जानती हूं उसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई। नागिन हैरान रह गई। लड़की ने पहली बार डर की जगह सच्चाई दिखा दी थी। सपेरा गुर्राया। इंसान और नाग एक नहीं हो सकते, लड़की चीखी। एक मां का दर्द हर जगह एक जैसा होता है। यह सुनकर नागिन का दिल टूटकर फिर जुड़ गया। उसने अपनी शक्ति वापस पाई। सपेरा लड़की पर हमला करने ही वाला था कि नागिन बिजली जैसी गति से उसके आगे आ गई। एक तीखी फुफकार और पूंछ का घुमाव, सपेरा दूर जा गिरा। उसके मुंह से काला खून बहने लगा। वह लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। तुम दोनों आज मुझसे नहीं जीत सकती। लेकिन अब जंगल उसके खिलाफ था। उसके चारों ओर सैकड़ों नहीं, हजारों सांप खड़े हो चुके थे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, हमारी मां को किसने दर्द दिया? सपेरा डर गया। पहली बार उसके चेहरे पर भय था। नागिन फुफकार कर आगे बढ़ी। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं भी तुझसे वही करूंगी। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसे खत्म कर दो, लेकिन मेरा एक वादा याद रखना, इंसानों पर दोबारा कभी गुस्सा मत निकालना। नागिन ने लड़की की आंखों में इंसान नहीं, एक बेटी जैसा भरोसा देखा। उसने सिर झुका दिया। तेरी दया मेरे दिल की आखिरी आग को भी शांत कर दे। और फिर उसने अपनी पूंछ से एक अंतिम वार किया। सपेरा हवा में उछला, पेड़ से टकराया और उसके शरीर की सांसें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जंगल शांत हो गया। केवल सांपों की धीमी सरसराहट बची। नागिन लड़की के सामने आई। पहली बार उसके चेहरे पर मातृत्व था, डर या क्रोध नहीं। उसने पूछा, क्यों क्यों तूने अपनी जान को दांव पर लगाया? लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं जानती हूं कि बच्चे की मौत का दर्द कैसा होता है। मेरी छोटी बहन भी कुछ साल पहले चली गई थी। उस रात से मुझे लगता था कि मैं उसे बचा नहीं पाई। जब मैंने तेरे बच्चे को देखा, मुझे लगा जैसे वो मेरी ही बहन हो। नागिन की आंखों में पहली बार इंसानी चमक आई। वह आगे बढ़कर लड़की की हथेलियों को स्पर्श करती है। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें करुणा भरी थी। आज तूने इंसान नहीं, एक मां को बचाया है। वह धीरे से पीछे हट गई। सांप धीरे धीरे जंगल की अंधेरी गहराइयों में लौटने लगे। हवा में हल्की सी राहत की सुगंध घुलने लगी। नागिन अपनी चट्टान की ओर बढ़ते हुए बोली, अब मेरा वादा सुन, तेरे गांव पर फिर कभी कोई सांप कदम नहीं रखेगा, और तू डरना मत। जिस दिन तुझे कोई खतरा छुएगा, ये जंगल तेरी रक्षा करेगा। लड़की मुस्कुराई। पहली बार 3 रातों में नागिन एक चमकते नीले धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब यह सन्नाटा डर का नहीं, शांति का था। लड़की ने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाई, तेरा बच्चा अब शांति में होगा। और वह धीरे धीरे गांव की ओर चली गई। आसमान जैसे पहली बार साफ हुआ हो और जंगल ने जैसे पहली बार चैन की सांस ली हो। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। कैसी लगी आपको स्टोरी? आज का हॉरर रिएक्शन यहीं खत्म होता है। अगली बार मिलते हैं।